हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग दैट इज़ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग उनको एक साथ फ्रेम किया है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो कि एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ डैश एज अ सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो कौन सा सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है जो ज़्यादा एडवाइजेबल होता है यूज़ करने के लिए, सोशल मीडिया, ईमेल, रेडियो या टेलीविज़न? सो आंसर इज़ टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न क्या होता है, मास कम्युनिकेशन का एक तरीके से मीडियम है, क्योंकि बहुतों तक पहुंचता है, सबके लिए रिचेबल होता है, वो माइंड में इम्पैक्ट भी डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग थ्रू रेडियो वॉज वेरी पॉपुलर टिल द मिडल ऑफ लास्ट सेंचुरी बिकॉज ऑफ डैश। तो रेडियो के थ्रू जो एडवर्टाइजिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी मिडल ऑफ लास्ट सेंचुरी। ऐसा क्यों था, मतलब क्यों ऐसा था? क्योंकि इट्स इफेक्टिवनेस, इसकी इफेक्टिवनेस की वजह से, मोर पॉपुलर देन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से ज़्यादा पॉपुलर था, मास रीच, बहुतों तक इसकी पहुंच थी, या कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, या इसकी कॉस्ट कम थी जिसकी वजह से ये ऐसा था, ज़्यादा यूज़फुल था या बहुत पॉपुलर था। सो आंसर इज़ मास रीच। तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा था कि न्यूज़पेपर भले ही सभी तक नहीं पहुँचे क्योंकि रूरल एरियाज़ बहुत थे, तो जहाँ पे न्यूज़पेपर लोग नहीं पढ़ते थे, नहीं जानते थे, बट स्टिल रेडियो सभी के पास होता था और वो रेडियो के थ्रू ही सारी चीज़ों को सुनते थे। तो उस टाइम पीरियड में एडवर्टाइजिंग का सबसे अच्छा मीडियम रेडियो माना जाता था क्योंकि उसकी पहुंच बहुतों तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैटलॉग, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड इन्विटेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी ऑफ। तो जो कैटलॉग होती है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, या स्पॉन्सर्ड करना, जो ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट करती है कि हमारे यहाँ पे आप हमारे इवेंट्स को आप स्पॉन्सर कर दीजिए, तो ये सब मार्केटिंग मिक्स की कौन सी एक्टिविटी में आता है? तो मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, प्रमोशन या फिर डेवलपमेंट। सो आपको मार्केटिंग मिक्स अगर पता हो तो आप समझ जाएंगे दैट इज़ प्रमोशन, क्योंकि इन सब के थ्रू हम अपनी चीज़ों को प्रमोशन कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग होगी, अगर सोशल इवेंट की बात कर ले, इवेंट को स्पॉन्सर करने की, तो गैदरिंग होगी और लोग देखेंगे कि ये, जैसे आप देखते हो क्रिकेट मैच में वीवो है, जो IPL आ रहा है आपका, वीवो है या DLF वगैरह थे पहले, तो उनकी क्या हो रही थी कि वो स्पॉन्सरिंग हो रही थी कि मैच जितने लोग देखेंगे उनको उनका टैग दिखेगा, समझेंगे उस कंपनी के बारे में, लोग जानेंगे, तो वो उसके थ्रू क्या होती है, प्रमोशन होता है कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट इज़ द टाइप ऑफ। एडवर्टीजमेंट एक तरह की टाइप, किस चीज़ का टाइप है? आउटडोर मार्केटिंग का, इनडायरेक्ट मार्केटिंग का, शेयर मार्केटिंग का, या फिर ट्रांजैक्शन मार्केटिंग का? सो आंसर इज़ इनडायरेक्ट मार्केटिंग का। क्योंकि इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग में जनरली क्या होता है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं होती, कि जैसे हम पर्टिकुलरली आपको फोकस करके आपको बता रहे हो, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने इन्फॉर्मेशन आप देते हैं इन जनरल, और बहुतों को एक साथ दे रहे होते हैं। तो जो भी उस चीज़ से अट्रैक्ट होगा, देखेगा, समझेगा, वो उसे परचेज कर लेगा। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है एडवर्टीजमेंट। हम अपने बारे में नॉलेज दे रहे हैं, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सभी को, अब उसके बाद जो खरीदना चाहे वो खरीदे, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट मार्केटिंग। आउटडोर मार्केटिंग जैसे कि बिलबोर्ड्स हो गए या बैनर्स हो गया, ये चीज़ें जो लगी रहती हैं, दैट इज़ आउटडोर मार्केटिंग, राइट। शेयर मार्केटिंग तो स्टॉक मार्केट, शेयर प्राइजेस के लिए हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। इनमें से कौन सा एडवर्टीजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सो इंस्पायर अ कस्टमर, अराउज अ डिज़ायर, डिस्करेज द बायर, कन्वीनियंस द बायर। तो आपको पता है कि मार्केटिंग क्या होती है, तो उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट क्या होती है, तो कौन सा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कस्टमर को इंस्पायर करना? बट ऑब्वियस सी बात है, जब एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कस्टमर इंस्पायर होंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा है, इसका प्रमोशन कैटरीना कैफ कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, तो ये खरीदना चाहिए, राइट। तो ये आप करेंगे। अराउज अ डिज़ायर, जो आपकी डिज़ायर है उसको वेकअप करता है, जगाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, राइट। या डिस्करेज द बायर, या एडवर्टीजमेंट देख के आप डिस्करेज हो जाते हैं, जो परचेजर होते हैं, जो बायर होते हैं, वो डिस्करेज होते हैं कि नहीं, उन्होंने ये चीज़ नहीं चाहिए, क्या ऐसा है? ये कन्वीनियंस द बायर, ये बायर की कन्वेंट के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ these इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। तो इसमें से कौन सा एडवर्टीजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इंस्पायर अ कस्टमर, अराउज अ डिज़ायर, डिस्करेज द बायर, कन्विंस द बायर। तो
आप बताइए, कस्टमर को इंस्पायर करना, एडवर्टीजमेंट से कस्टमर इंस्पायर होते ही हैं। अराउज द डिज़ायर, लोगों की जो इच्छा होती है उसे वेकअप करता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये मेरी नीड है या ये मुझे चाहिए, पसंद है, डिज़ायर को अरोज करता है। ये बायर को डिस्करेज करना एडवर्टीजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? कन्वीनियंस द बायर, या बायर्स की कन्वीनियंस की को ध्यान में रखना। सो आंसर इज डिस्करेज द बायर, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कभी ये नहीं करता है कि जो परचेजर है उनको डिस्करेज कर दे कि नहीं आप परचेज नहीं करोगे। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि आप बाकी चीज़ें करो, कस्टमर इंस्पायर हों और परचेज करें। सो ऑप्शन इज डिस्करेज द बायर। Next question dash is non-personal mass communication which has become a powerful means of education and bulk selling। तो ये इसमें से कौन सा है जो कि नॉन पर्सनल मास कम्युनिकेशन का मीडियम है और उससे क्या होता है, बल्क सेलिंग को प्रमोशन होता है या बल्क सेलिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेलिंग होती है। और मीन्स ऑफ एजुकेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग या कम्युनिकेशन। सो आंसर इज एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसे परचेज़ करेंगे। तो बल्क सेलिंग होती है और ये किसी एक के लिए नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है। तो मास कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पीपल into identical subgroups based upon defined standards such as product image, similar needs, values, characteristics, communication behavior and media use। तो इसमें से कौन सा है जो कि एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को कुछ आइडेंटिकल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हम डिवाइड कर रहे हैं वो किसी स्टैंडर्ड पे करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट इमेज के बेसिस पे करें या इन लोगों की नीड एक जैसी है तो सिमिलर नीड्स वालों को एक साइड कर दें, इनके वैल्यूज़ एक जैसे इनको एक साइड कर दें, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करें, कम्युनिकेशन बिहेवियर के बेसिस पे करें या मीडिया के बेसिस पे। लाइक ये पॉपुलेशन टीवी देखती है, ये पॉपुलेशन रेडियो पे जाती है, ये पॉपुलेशन ऐसी है सोशल मीडिया पे रहती है, जैसे टीनेजर्स, यंग एज जो होते हैं वो सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी बेसिस पे उनको सब आप कैटेगराइज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? ऑडियंस सेगमेंटेशन, एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग या नन। सो आंसर इज ऑडियंस सेगमेंटेशन। सेगमेंटिंग कर रहे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज मीडिया इज़ नॉट यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा मीडिया जो एडवर्टीजमेंट में यूज़ नहीं होता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिलबोर्ड्स या नोटबुक्स। तो आंसर इज नोटबुक। नोटबुक हमें पता है कि वो एडवर्टीजमेंट का मीडिया है ही नहीं है, मीडियम है ही नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज चीप एंड इन्फॉर्मेटिव। इनमें से कौन सा है जो चीप है और इन्फॉर्मेटिव है? टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन या सिनेमा। सो आंसर इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और कम रेट भी उस पर चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस मीडिया नीड अ स्क्रिप्ट फॉर एन एडवर्टीजमेंट। तो इनमें से कौन सी ऐसी मीडिया है जिसमें एडवर्टीजमेंट के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होती है? न्यूज़पेपर ऐड, क्लासिफाइड ऐड, रेडियो या मैगजीन। तो आपको ये चीज़ पता है कि स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट लिखी जाती है, देन लोग वही डायलॉग्स और वही चीज़ें बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं उसी स्क्रिप्ट के बेसिस पे एंड परफॉर्मेंस होती है। जैसे मूवीज़ की स्क्रिप्ट होती है, डायलॉग्स होते हैं। तो इसमें कौन सा एडवर्टीजमेंट का मीडिया होगा? येस, आंसर इज रेडियो। तो रेडियो को विजुलाइज तो नहीं होता लेकिन डायलॉग्स बोले जाते हैं, आप रेडियो में सुनते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्रिप्ट होती है, वही डायलॉग्स आप बोलते हैं। लेकिन क्लासिफाइड एड्स हो या न्यूज़पेपर हो या मैगजीन, वहाँ कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब ना आपको उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, उसी के अकॉर्डिंग बोलना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसोर्सेज एंड रुपीज़ एलोकेटेड टू कंपनीज और प्रोडक्ट प्रमोशनल प्रोग्राम आर क्लासिफाइड एड एज। तो कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी प्रमोशनल प्रोग्राम उस प्रोडक्ट के लिए वो सोच रही है, उसके लिए कैसे पैसे आएंगे या कहाँ कितना एलोकेट करना है, मतलब कितना एलोकेशन देना है उस चीज़ के प्रमोशन के लिए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग मैसेज, एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। सो आंसर इज एडवर्टाइजिंग बजट, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि इस प्रोडक्ट के लिए या इस कंपनीज़ के लिए प्रमोशन प्रोग्राम में हमें इतना खर्चा लगेगा, इतने रुपए चाहिए, इतना एलोकेट करना है। तो दैट इज़ बजटिंग, राइट? एडवर्टाइजिंग बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथड ऑफ मैनेजिंग प्रमोशनल बजट बाय डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग टास्क टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट फॉर एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक मेथड है बजट को, मतलब प्रमोशनल बजट का, जिसमें हम ये कहते हैं बजटिंग जो करते हैं प्रमोशन के लिए, तो वो हम इस बेसिस पे करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है हमें वो
कंप्लीट हो जाए। मीन्स जो एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी उसको एस्टिमेट करें और उतना ही हम पास करेंगे, मतलब उतने का बजट बनाएंगे। तो ये कौन सा मेथड होगा बजट बनाने का? परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, अफोर्डेबल मेथड्स, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड या ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। तो पहले आप ये समझ लिए परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड क्या कहता है कि ये बताता है कि हम अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, अपने प्रमोशन के लिए बजट जो बनाएंगे, जो खर्चा करेंगे प्रमोशन पे, वो कितना करेंगे, अपनी सेल्स के इतना परसेंटेज जो है हम बजट पे खर्चा, मतलब प्रमोशन पे खर्चा करेंगे। तो ये पहला मेथड वो हो गया। अफोर्डेबल मेथड मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारे लिए कन्वीनियंट कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो जितना हम अफोर्ड करेंगे उतना ही हम बजट बना के प्रमोशन पे खर्चा करेंगे। तीसरा है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं अपने प्रमोशन पे, उन्हीं के पैरेलल हम भी स्पेंड करेंगे, हम भी अपना बजट बना के खर्चा करेंगे। और फोर्थ इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उस पर कितना खर्चा लग जाएगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपना बजट पास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना खर्चा एस्टिमेट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथड यूज्ड to determine the total budget for advertising its marketing offerings are। तो जो मार्केटिंग्स ऑफर कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप एडवर्टीजमेंट के लिए टोटल बजट आप तैयार कर रहे हो। तो ये कौन सा मेथड हो गया? परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, अफोर्डेबल मेथड, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड या ऑल ऑफ द अबव? सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पूरे का देख रहे हैं, हम बजट बना रहे हैं कि हमें कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है, जो भी मार्केटिंग ऑफर्स हैं, जो भी ऑफरिंग्स हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग में कितना बजट तैयार करना है। तो कौन सा हम इनमें से कोई भी मेथड तैयार कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपना बजट प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट, सेटिंग द प्रमोशन बजट सो एज टू मैच द बजट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बजट मेथड। तो हम कॉम्पिटिटर्स को मैच करने के लिए अपना प्रमोशनल बजट तैयार करें, उतना ही सेट कर रहे हैं अपना प्रमोशनल बजट। तो ये किस मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से कौन सा बजट का मेथड है? अफोर्डेबल, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। अब आपको आंसर पता होना चाहिए क्योंकि भाई हमने डिस्कस किया है। सो आंसर इज कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, क्योंकि इसी मेथड में हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स के पैरेलल अपना बजट तैयार कर लेते हैं। Next, determining the promotion budget on the basis of financial availability of capital is characteristics of which of the following budget method। तो अपनी फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कि मेरे पास कितना फाइनेंस है, मेरे पास कितना पैसे हैं, उसके बेसिस पे अपना प्रमोशनल बजट तैयार कर रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड होगा, किस मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अफोर्डेबल, परसेंटेज ऑफ सेल्स, कॉम्पिटिटिव पैरिटी, ऑब्जेक्टिव इन टास्क मेथड। सो आंसर इज अफोर्डेबल मेथड। कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम उतना बजट तैयार कर रहे हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकोगनाइज्ड मेथड ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेथड नहीं है बजट एडवर्टाइजिंग का? परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड या शेयर ऑफ द मार्केट या ऑल? सो आंसर इज शेयर ऑफ द मार्केट, क्योंकि ये बजट को एडवर्टाइजिंग बजट तैयार करने का कोई भी मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट अ कंपनी सेट असाइड फॉर इट्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज। तो कंपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए जो भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए जो अमाउंट वो साइड करती है अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एडवर्टाइजिंग बजट, ऑडियंस सेगमेंटेशन। सो आंसर इज एडवर्टाइजिंग बजट। कि हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ मींस एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट के लिए हमारा कितना बजट लग रहा है उतना पैसा हमें इकट्ठा करना है, तो यही एडवर्टाइजिंग बजट कहलाएगा। Next, dash involves top managements who decides spending limit related to advertising objectives or goal। तो इनमें से कौन सा है जिसमें टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो भी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसकी कितनी लिमिट फिक्स करनी है? बिल्डअप अप्रोच, पे आउट प्लानिंग मेथड, टॉप डाउन अप्रोच या नन? सो आंसर इज टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि इसमें टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। Next question, all of the following are reasons that marketers are losing confidence in TV ads except। तो ये सारे वो रीज़न हैं, इनमें से सभी वो रीज़न हैं जिनकी वजह से जो मार्केटर्स होते हैं वो टीवी पे ऐड देते वक्त अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो ये काम नहीं करता, जिसकी वजह से मार्केटर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते हैं। वो कौन सा है?
ठीक है, जो रीज़न नहीं है इस चीज़ का। टीवी ऑफर्स अ हाई कॉस्ट पर एक्सपोजर, तो एक बार एक बार एडवर्टीज़मेंट के लिए टीवी पे वो ज़्यादा प्राइस कॉस्ट चार्ज करते हैं, तो इससे मार्केटर्स का कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। ऑडियंस साइज इज़ ऑन द डिक्लाइन, आपको पता है कि जो ऑडियंस उसे देख रही है वो हैवी अमाउंट में, आप कह सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं उस चीज़ को डिक्लाइन कर दे रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। मास मीडिया कॉस्ट कंटिन्यूज़ टू इंक्रीज़, तो जो भी मास मीडिया की कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है इससे। या यंगर कंज्यूमर्स आर यूजिंग डिफरेंट मीडिया, या जो भी नए यंग कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, वो टीवी को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से मार्केटर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं टीवी ऐड के लिए? तो मास मीडिया कॉस्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज़, मास मीडिया की कॉस्ट कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से हम टीवी में ऐड दे रहे हैं और हम डिमोटिवेट हो जाएं, ऐसा नहीं होगा, राइट। ये रीज़न नहीं है, लेकिन हाँ बाकी रीज़न है। ऑडियंस ने डिक्लाइन कर दिया, टीवी पे ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है, तो इतना कॉस्ट लगेगा तो कैसे एडवर्टाइज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम लोग। और यंग पर्सन है, यंग कंज्यूमर्स हैं, वो टीवी देख ही नहीं रहे हैं, तो क्या फ़ायदा मेरे टीवी में ऐड देने का। तो ये सारे वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो मार्केटर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। लेकिन मास मीडिया की कम्युनिकेशन तो उनका वो इंक्रीज़ हो रही है कॉस्ट, वो रीज़न नहीं है। नेक्स्ट, विच मीडियम हैज़ बोथ शॉर्ट लीड टाइम्स एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन, तो इसमें से कौन सा ऐसा मीडियम है एडवर्टाइजिंग का जिसमें जो कम पीरियड के लिए होता है, जिसका टेन्योर भी बहुत कम होता है? टीवी, न्यूज़पेपर, बस शेल्टर्स या मैगजीन्स? सो आंसर इज़ न्यूज़पेपर, क्योंकि टीवी है या बस शेल्टर्स हैं, बस शेल्टर्स मीन्स अब बस पे वगैरह पे आप लगा दे रहे हो होर्डिंग्स वगैरह, जब भी जाएंगे आप देखेंगे कि बस पे साइड्स पे लिखे रहते हैं ऐड वगैरह। तो अगर ये सब है या मैगजीन्स है, तो इसमें क्या होता है कि इन सब में आपको टाइम है, मतलब कि जब भी मूव होंगे वो दिखेंगे ही दिखेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर क्या होता है, एक दिन पढ़ा जाता है, तो जिस दिन पढ़ा गया उसमें जितना टाइम आपने देखा बस उस पर फोकस करेंगे, नेक्स्ट डे उस न्यूज़पेपर को कोई देखेगा भी नहीं, और उसमें आपने कोई आर्टिकल दिया है या कोई एडवर्टीज़मेंट किया है तो वो किसी के ध्यान में भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए सबसे कम टाइम पीरियड होता है न्यूज़पेपर का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, तो कौन सा एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने का एलिमेंट है? सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, एडवर्टाइजिंग बजट, इवेलुएटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन या सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो कौन सा है इसमें? सो आंसर इज सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया। किस मीडिया के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करेंगे ये सेलेक्ट करना ही एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी का एक एलिमेंट है, राइट। नेक्स्ट, मीडिया प्लानिंग इज एसेंशियली मीडिया प्लानिंग क्या है? सिलेक्शन एंड सिक्वेंसिंग एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटीज़ है उनको सेलेक्ट करना, उनको एक सीक्वेंस में रखना। सिलेक्शन एंड शेड्यूलिंग एक्सरसाइज, तो जो भी एक्सरसाइज जो भी एक्टिविटीज़ है उसको सेलेक्ट करना और शेड्यूलिंग करना कि कब कैसे कहाँ पे प्लान करना है, उसको कैसे करना है ये करना। या सिक्वेंसिंग एंड स्लॉटिंग एक्सरसाइज, सिक्वेंस डिसाइड करना एंड स्लॉट फिक्स कर देना कि इतने टाइम पीरियड पे आएगा, फिर दिन आएगा, फिर दिन आएगा, तो स्लॉट फिक्स करना। या साइलेंसिंग एंड शिफ्टिंग एक्सरसाइज, चुपचाप से उसकी शिफ्टिंग करते रहना। तो मीडिया प्लानिंग में क्या होना चाहिए? सो आंसर इज सिलेक्शन एंड शेड्यूलिंग एक्सरसाइज। आप किसके थ्रू आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो कौन सा मीडिया सेलेक्ट करेंगे आप, और उस कब कैसे कहाँ पे वो मीडिया के थ्रू आप प्रेजेंट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, ये करना। तो सिलेक्शन एंड शेड्यूलिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट, मीडिया इज़ बेस्ट एग्जामिन्ड यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो मीडिया सही है ये नहीं, इसको बहुत अच्छे तरीके से किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे एग्जामिन कर सकते हैं? कॉस्ट, मीडिया, एक्सेसिबिलिटी एंड PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेसिस पे। कॉस्ट, एबिलिटी टू कम्युनिकेट अ मैसेज एंड ऑडियंस प्रोफाइल के बेसिस पे। एबिलिटी टू कम्युनिकेट अ मैसेज, ऑडियंस प्रोफाइल एंड स्ट्रेंथ ऑफ इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या नन, किस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये मीडिया सही है या नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी क्राइटेरिया, बेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा? सो आंसर इज कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितने लोगों के तक ये मैसेज पहुंच रहा है, कौन से ऑडियंस प्रोफाइल को ये टारगेट कर रही है। अगर ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम उस मीडिया को परफेक्टली एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ मीडिया प्लान दैट नोट्स व्हेन एंड वेयर एड्स विल बी अपीयर इज़ द, तो आपको बताना है कि वो मीडिया प्लान जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मतलब कब कहाँ ऐड दिखेगा, कैसे शो होगा, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? मार्केटिंग एनालिसिस करना, एडवर्टाइजिंग एनालिसिस करना, मीडिया स्ट्रैटेजी या मीडिया शेड्यूल। सो आंसर इज शेड्यूल, मीडिया शेड्यूल। हमने पहले भी देखा है मीडिया शेड्यूल, कब कहाँ कैसे दिखाना है, एडवर्टाइज करना है, तो यही आता है आपका मीडिया प्लानिंग का, मीडिया शेड्यूल आता है जो कि मीडिया प्लानिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the print medium continues to rely heavily on CPM to determine the schedule.
व्हाट इज़ CPM? तो एक्चुअली पहले CPM का फुल फॉर्म तो ये होता है कि कॉस्ट पर माइल। तो जहाँ पे माइल जो होता है, तो माइल एग्जैक्टली अगर लैटिन वर्ड से जाएं तो वहाँ पे मतलब होता है 1000, तो कॉस्ट पर 1000 इस तरह से इसको बोल देते हैं। तो आपको कह रहा है कि द प्रिंट मीडियम कंटिन्यूज टू रिलाई हैवली ऑन CPM टू डिटरमाइन द शेड्यूल। तो CPM पे हम डिटरमाइन करते हैं शेड्यूलिंग के लिए। तो ये कौन सा होगा, उसमें CPM क्या है एग्जैक्टली? अ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स टर्न टू TV, या अ पेमेंट रिसीव्ड फॉर ईच एक्शन, द रिलेटिव एवरेज कॉस्ट टू रीच 1000 पीपल। ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्ट पर जाती है इस मीडियम के थ्रू करने पे, अगर हम 1000 लोगों को दिखाते तो ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्ट पर जाती है, या परसेंट ऑफ इम्प्रेशन दैट रिजल्ट इन अ क्लिक, तो या फिर एक क्लिक के थ्रू कितना तक पहुंचता है ये। तो CPM के बेसिस पे प्रिंट मीडियम को आप कैसे इवेलुएट करेंगे, क्या है CPM? सो आंसर इज द रिलेटिव एवरेज कॉस्ट टू रीच 1000 पीपल। आप CPM के वर्ड से भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि कॉस्ट पर माइल, क्योंकि क्या कॉस्ट पड़ रही है, अगर 1000 तक ये रिचेबल है तो उस केस में ऑन एन एवरेज हमारी कॉस्ट क्या पड़ रही है, पर 1000 कितनी कॉस्ट पड़ जाती है। तो उस तरह से हम प्रिंट मीडिया को देखते हैं, राइट। नेक्स्ट, मीडिया सेलेक्शन एंड शेड्यूलिंग डिसीजन एसोसिएटेड विथ एडवर्टाइजिंग डिलीवरिंग एडवर्टाइजिंग कंटिन्यूज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इक्वेशन, मीडिया किट, मैसेज वेट या मीडिया प्लान। तो इसमें से क्या हो जाता है? सो आंसर इज मीडिया प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लाइटिंग मीडिया शेड्यूल इज, फ्लाइटिंग मीडिया शेड्यूल क्या होता है? एन इंटरमिटेंट पैटर्न ऑफ हैवी एक्टिविटी एंड लो एक्टिविटी, a continuous pattern of messaging, intermittent intense activity within a continuous pattern, a hybrid strategy of scheduling। तो इनमें से फ्लाइटिंग मीडिया शेड्यूल आप क्या कहेंगे? देखिए, फ्लाइटिंग तो फ्लाइट होती है ना कि यहाँ से स्टार्ट होकर फिर कहीं और लोकेशन पे जाती है, तो बीच का गैप होता है। तो आप इस बेसिस पे इस मीडिया शेड्यूल को समझ सकते हैं। तो आंसर है एन इंटरमिटेंट पैटर्न ऑफ हाई एक्टिविटी एंड लो एक्टिविटी। इंटरमिटेंट इन द सेंस क्या होता है कि गैप आप समझ सकते हैं, मतलब एक से दूसरे के बीच का जो गैप हो गया, आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि फ्लाइटिंग मीडिया शेड्यूल क्या है कि एन इंटरमिटेंट पैटर्न है हाई एक्टिविटी और लो एक्टिविटी का। ओके, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडिया शेड्यूल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मीडिया शेड्यूल का? अ मीडिया फ्लो चार्ट, मीडिया प्लान, मीडिया ऑब्जेक्टिव या टाइम टेबल। सो आंसर इज मीडिया फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के बेसिस पे हम ग्राफिकली मीडिया शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोडक्ट इन द मैच्योरिटी स्टेज विल ऑफन रिक्वायर डैश एडवर्टाइजिंग। तो अगर PLC कर्व की बात कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे है तो उस टाइम पे आपको किस तरह की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, मतलब कौन सी एडवर्टाइजिंग रखनी चाहिए? आपकी एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए? इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, कंपैरेटिव होनी चाहिए, परसुएसिव होनी चाहिए, रिमाइंडर होनी चाहिए। तो आपको उस टाइम पे जब प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए या कंपैरिजन करना चाहिए, दूसरे का प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, कैसा होना चाहिए, या रिमाइंडर देना चाहिए। सो आंसर इज रिमाइंडर, क्योंकि वो मैच्योरिटी पे है प्रोडक्ट। तो अब क्या होगा कि आपको याद दिलाना, लोगों के माइंड में आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा समझे कि लोगों के दिमाग में वो चीज़ पड़ ही रहे कि हाँ ये है, ये प्रोडक्ट भी है। तो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, डैश इज अ शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजी इन विच प्लान्ड मैसेज रन इन इंटरमिटेंट पीरियड्स। मतलब एक गैप के बाद वो प्लान मैसेज आता रहेगा। इस तरह से आप शेड्यूलिंग आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, आपकी शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजी ऐसी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मीडिया रन, कंटिन्यूस शेड्यूलिंग, पल्सिंग या फ्लाइटिंग। सो आंसर आपको पता है, दैट इज फ्लाइटिंग। क्योंकि फ्लाइटिंग में क्या होता है? इंटरमिटेंट होता है, हाई एक्टिविटी एंड लो एक्टिविटी के बीच में ना गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सिंग इज अ शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजी। तो पल्सिंग क्या है? एक शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजी है दैट प्रोवाइड्स अ फ्लोर ऑफ मीडिया सपोर्ट थ्रू आउट द ईयर एंड पीरियोडिक डैश इंक्रीज, डिक्रीज, इंटरवेंशन या टाइमिंग। तो पल्सिंग क्या होता है? शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजी, मतलब कब कहाँ कैसे करना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है पल्सिंग में, उसमें क्या कहते हैं कि आपको बताता है कि थ्रू आउट द ईयर या पीरियोडिकली किस तरीके से आपको ऑडिट जो आपकी एडवर्टाइजिंग है वो होगी। तो ये क्या करता है? पीरियोडिक इंक्रीज के बेसिस होता है, डिक्रीज के होता है, इंटरवेंशन टाइमिंग। सो आंसर इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्रोडक्ट परचेस साइकिल में ऑल्सो इन्फ्लुएंस मीडिया। तो प्रोडक्ट परचेस साइकिल में क्या कौन सी मीडिया इन्फ्लुएंस होती है? प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मिक्स या कॉस्ट। तो PPC से कौन सी मीडिया इन्फ्लुएंस होगी? सो आंसर इज शेड्यूलिंग। तो ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे हम कब कहाँ कैसे करना है ये चीज़ हम डिसाइड कर पाते हैं, तो वो इसको इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया स्ट्रैटेजी इज मेकिंग मीडिया डिसीजन बेस्ड ऑन understanding customer wants and need, the client wishes, whims of the market, brand awareness. So answer is understanding customers wants and
नीड। तो मीडिया डिसीजन किस चीज़ पे बेस्ड होगा, जो कस्टमर क्या चाह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स की, उनकी नीड क्या है, उसको समझेंगे, उसके बेसिस पे हम मीडिया डिसीजन लेंगे एंड देन हम स्ट्रैटेजी फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट, डैश मीन्स शेड्यूलिंग एड्स इवनली विद इन अ गिवन पीरियड। तो इसमें से कौन सा जिसका मतलब होता है कि आप जो एड्स या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो उसका शेड्यूलिंग आप कैसे कर रहे हैं, इवनली कर रहे हैं जो भी टाइम पीरियड गिवन है। और डैश मीन्स शेड्यूलिंग एड्स अनइवनली, कभी भी रैंडमली ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो भी टाइम पीरियड आपका है, जैसे 1 महीने के अंदर आपको करना है, 1 दिन में करना है, 1 दिन में एडवर्टीजमेंट आता रहेगा, 1 साल में एडवर्टीजमेंट आता रहेगा, जो भी आपने डिसाइड किया वो रैंडमली किसी भी टाइम पीरियड पे आता रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे। और एक इवन टाइम पीरियड पे इवन गैप पे आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे। सो आंसर इज कंटिन्यूटी एंड पल्सिंग। तो कंटिन्यूटी में क्या होगा, इवन टाइम पीरियड गैप पे आपका शेड्यूल रहेगा, और वहीं पे पल्सिंग में क्या हो जाएगा कि अनइवनली जितना भी आपका टाइम पीरियड है उसमें वो आता रहेगा। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलिंग एडवर्टाइजिंग के ले आएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।